हम है ना टालो मुझको, मैं खरा सिक्का हूं, चला लो मुझको। इन दिनों पूर्व में कांग्रेसी रहे नेता गंगूराम मुसाफिर कुछ इसी तरह से कांग्रेस में एंट्री के लिए अर्जी लगा रहे हैं। सिर्फ गंगूराम मुसाफिर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो सभी नेता जो भाजपा में कांग्रेस के बागियों की एंट्री से परेशान चल रहे हैं और अब चुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस का मुंह ताक रहे हैं, वो भी कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस में एंट्री चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज आप समझ ही गए होंगे कि किन मसलों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे पहली बात तो इस पर कि गंगूराम मुसाफिर की एंट्री को लेकर जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है उसके पीछे क्या कारण है और क्यों इतनी चर्चा जो है इसको लेकर हो रही है, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे उन नेताओं पर जो मुसाफिरों की तरह एक के बाद एक अपना ठिकाना बदलते जा रहे हैं, यानी कि बागियों पर चर्चा करेंगे जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में नजर आते हैं। ऐसे नेताओं का क्या इम्पैक्ट जनता पर रहता है और कितना ठीक ये लोकतंत्र के लिए है या नहीं है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो भी बड़ी छोटी सियासी अपडेट्स है वो आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि बात करेंगे गंगूराम मुसाफिर की एंट्री को लेकर। एक खबर आती है परसों जिसमें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुद कहती हैं कि गंगूराम मुसाफिर की एंट्री कांग्रेस में हो गई है, उनकी वापसी कांग्रेस में हो गई है। वो ये भी कहती हैं कि उनके आने से मजबूती मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है रविवार शाम को एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, एक और खबर निकलकर सामने आती है जिसमें खंडन किया जाता है इस खबर को झूठा बताया जाता है और प्रतिभा सिंह के बयान को भी झूठा बताया जाता है और कहा जाता है कि मुसाफिर की एंट्री जो है अभी वापस नहीं हुई है पार्टी में। आज इसको लेकर बाकायदा रजनीश किमटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने बताया है कि गंगूराम मुसाफिर अब तक पार्टी में वापस नहीं आए हैं। अब इस पूरे मसले पर चर्चा का विषय क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या प्रतिभा सिंह को नहीं मालूम कि पार्टी में किसकी एंट्री हुई है और किसकी नहीं हुई है, कौन पार्टी में है और कौन पार्टी में नहीं है? ये अगर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं मालूम तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसको फिर मालूम होगा अगर उनको नहीं मालूम। अब तो देखिए, क्योंकि वो खबर आए, उन्होंने बयान दिया, प्रतिभा सिंह ने बाकायदा, तो मीडिया ने भी खबर चला दी कि मुसाफिर को के लिए अब कांग्रेस ही ठिकाना बन गया है एक बार फिर से। लेकिन ऐसा है नहीं। अब उनकी खबर को झूठा बता दिया गया तो मीडिया वालों को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ये सोचने की जरूरत है कि अगर कांग्रेस का कोई भी खबर निकलकर कोई सामने आती है कांग्रेस की तरफ से तो उसकी पुष्टि किससे लेनी है। अगर प्रतिभा सिंह की खबर या उनकी तरफ से दिया गया बयान बाद में झुठलाया गया है तो फिर पुष्टि किससे लेनी है, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब मुसाफिर की जो एंट्री है उसमें इतना पेच क्यों अटका है वो भी कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। कांग्रेस अपने कई बागियों को वापस ऑलरेडी ले चुकी है जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट जाकर कहीं ना कहीं काम किया था। आनी से परसराम वापस आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में। जगजीवन पॉल सुलह विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने अगेंस्ट पार्टी कैंडिडेट के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था वो वापस आ गए हैं कांग्रेस में। राकेश कालिया जो पार्टी छोड़कर चले गए थे उनकी दोबारा से एंट्री हो गई है। राजीव शुक्ला ने बाकायदा उनको पटका पहनाकर कांग्रेस में वापस लिया है, वापस आ गए हैं। तो फिर गंगूराम मुसाफिर इतने गैर जरूरी क्यों कांग्रेस के लिए हो गए हैं कि सिर्फ उन्हीं की वापसी पर पेच अटका हुआ है। जैसा कि आज रजनीश किमटा ने कहा कि उन्होंने पार्टी कैंडिडेट के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, वो तो बाकी नेताओं ने भी लड़ा, फिर उनको क्यों वापस लिया गया। तो एक पूरा प्रोसेस उन्होंने गिनाया कि पहले ऐसा होता है वैसा होता है, पहले जो है डिसिप्लिनरी कमेटी के पास नाम जाएगा, जो एप्लीकेशन दी गई है मुसाफिर की तरफ से, फिर जो है राजीव शुक्ला के पास जाएगी एप्लीकेशन, उसके बाद जो है खड़गे जी के पास जाएगी। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और कहा है कि इसी तरह से ये पूरा लंबा जो प्रोसीजर है तब जाके कहीं वापसी होगी गंगूराम मुसाफिर की। अभी उनकी वापसी जो है नहीं हुई है। अब यहाँ पर कई चीज़ें देखिए सोचने वाली है कि बाकी नेताओं को जब इतनी जल्दी
वापस ले लिया गया, उन्हीं नेताओं के साथ गंगूराम मुसाफिर की वापसी क्यों नहीं हुई? आखिर उन्हीं पर क्यों पेच अटका हुआ है? चुनाव तो बाकी नेताओं ने भी लड़ा है, कांग्रेस के साथ बगावत तो बाकी नेताओं ने भी की है। तो सिर्फ और सिर्फ, बल्कि राकेश काले तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, तो फिर गंगूराम मुसाफिर के साथ ही इस तरह की ज्यादती क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि गंगूराम मुसाफिर हॉली लॉज के करीबी माने जाते हैं, और ये बाकी जो दो नेता जो वापस आए हैं, इनको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लॉजिक यहाँ पर लगा के देखा जा रहा है कि अब क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं हॉली लॉज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, और ये गलतियां जो मानी जा रही है या बताया जा रहा है या ब्लेम गेम जो खेली जा रही है, उसके चलते अभी जो है कहीं ना कहीं हॉली लॉज के जो करीबी हैं उनको वापस पार्टी लेती है या नहीं लेती है, ये बड़ा सवाल है। ये लॉजिक्स भी कहीं ना कहीं सियासी माहिर लगा कर इस वक्त चल रहे हैं कि हॉली लॉज से करीबी गंगूराम मुसाफिर की उनकी वापसी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ गंगूराम मुसाफिर ही नहीं, बाकी नेता भी कांग्रेस से अर्जियां लगा रहे हैं कि हमको वापस ले लो या हमको बुला लो अपनी पार्टी में और फिर हमको टिकट भी दे दो। और ऐसे एक नहीं अनेक नेता है, आप देख लीजिए। कल की अगर हम बात करें तो बीते रोज मंदिर गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनके साथ राकेश चौधरी नजर आए जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये कह भी चुके हैं, ये बयान वो दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देगी तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा धर्मशाला विधानसभा सीट से, और चुनाव लड़के जो है आगे जाऊंगा। अब यहाँ पर ये भाजपा के बागी हैं, नाराज हैं कि सुधीर शर्मा धर्मशाला में उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया, तो पार्टी इन्होंने छोड़ दी। वहीं लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो ऐसे एक और नेता पूर्व में मंत्री रहे हैं रामलाल मारकंडा, वो भी यही कह चुके हैं कि कांग्रेस से बातचीत जारी है और अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ लेंगे। इसके अलावा जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, राकेश कालिया गगरेट से भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं क्योंकि चैतन्य शर्मा आ गए पार्टी में। तो ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि हमको भी टिकट दे दो गगरेट से। एक और नेता की मैं बात करूं, कई और भी नेता जो हैं उनके नामों की भी इस वक्त चर्चा जो है चल रही है, जो भाजपा के बागी हैं, जो भाजपा में कांग्रेस के बागियों के आने से नाराज हैं और चाह रहे हैं कि उनको टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया जाए। अब यहाँ पर कई तरह के नैरेटिव देखिए सेट हो सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जिताऊ फैक्टर देखे तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट एक कांग्रेस के लिए हो सकता है। भाजपा के इन बागियों के आने से कहीं पर कुछ नफा नुकसान जो है वो तोल मोल कर कांग्रेस को देखना होगा। कहीं पर ये कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कहीं पर हानिकारक हो सकता है। लेकिन वही बात अगर सिद्धांतों की बात करें, या जिस तरह से आज ही आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि ये बागी नहीं है, ये तो बिके हुए नेता है। बागियों के लिए कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं और काफी नाराजगी जो है वो दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इन नेताओं को टिकट दे देती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, अगर कांग्रेस इन नेताओं को टिकट देती है तो फिर किस नैरेटिव के साथ या किन सिद्धांतों की बात जो है वो जमीन पर उतरकर कांग्रेस करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। अगर इन सभी नेताओं को, जैसा कि मैंने कहा कि मुसाफिरों की तरह अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, आज भाजपा में आज कांग्रेस में, अगर इनको टिकट पार्टी द्वारा दिया गया ये सोचकर कि चुनाव में जो है फायदा पहुंचेगा कांग्रेस पार्टी को और चुनाव में बेहतर करेगी कांग्रेस अगर इन नेताओं को टिकट दिया जाए, तो फिर जनता के सामने क्या कांग्रेस कहेगी, किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर बागियों पर सवाल कांग्रेस खड़े करेगी, ये बड़ा सवाल हो जाएगा। बिकॉज बोथ विल बी इक्वल देन, कहीं ना कहीं, हालांकि बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहे कि बिल्कुल सेम हो जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वही कांग्रेस में, लेकिन हाँ एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा कि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट दिया और वो नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो कभी भाजपा में हुआ करते थे और अब कांग्रेस में हो गए हैं। क्योंकि इस वक्त बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इसको बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की। हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश की गई, गलत तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और इधर उधर जो है नेताओं को किया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जनता के सामने जनता को फेस करना मुश्किल इसके बाद कांग्रेस के लिए
हो सकता है। हालांकि ऐसा करती है कांग्रेस या नहीं करती है ये तो तभी तय हो पाएगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा जब तक टिकट्स जो हैं वो सामने आ जाएगी। अभी तक टिकट्स जो है फाइनल नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी, और क्यों नहीं कर पाई है ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है, अटका हुआ है पेच अलग अलग क्षेत्रों में। अब यहाँ पर एक और सियासी चर्चा जो इन दिनों तेज हो गई है टिकट्स को लेकर, वो ये है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लड़ सकते हैं ये सिर्फ चर्चा अभी है, वो लड़ेंगे ये पूरा स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है, वो तो टिकट्स जब आएंगे तभी फाइनल हो पाएगा। तो चर्चा नहीं ये है सियासी गलियारों में कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही गई है कांग्रेस द्वारा। देखिए कांग्रेस इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि ये जो समय अभी मिला है चुनाव से पहले पार्टी को, उस पूरे समय का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और उस समय में बेस्ट ऑफ बेस्ट जो प्रत्याशी हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढा जाए। तो ऐसे में सर्वे अलग अलग एंड्स पे करवा रही है कांग्रेस पार्टी, और सर्वे में ही कहीं ना कहीं ये नाम भी निकल कर सामने आ रहा है। मुकेश अग्निहोत्री को भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़वाने की बातें निकल कर सामने आ रही है। अब इसके देखिए ये भी चर्चा में तो कई नाम थे, इस संसदीय क्षेत्र से भी पहले आस्था अग्निहोत्री का नाम आ रहा था, उन्हीं की बेटी हैं, और इसके अलावा सतपाल रायजादा का भी नाम सामने आ रहा था। मुकेश अग्निहोत्री ने खुद एक दिन अपने बयान में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि चुनाव जो लड़ेंगे, जो 3 कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए थे, कुटलहर से वो कैंडिडेट अनाउंस कर चुके थे कि यहाँ पर जो है विक्कू मैदान में होंगे, विवेक कुमार मैदान में होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी हमारे कैंडिडेट होंगे और विक्रमादित्य सिंह मंडी से हमारे कैंडिडेट होंगे, जबकि सतपाल रायजादा का नाम भी उतना ही चर्चा में था जितना इन बाकी नेताओं का, लेकिन सतपाल रायजादा का नाम मुकेश अग्निहोत्री ने नहीं लिया। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र जो है अब तक फाइनल नहीं है, दोबारा से मंथन कर रही है, नए सिरे से सर्वे जो है पार्टी करा रही है, और सतपाल रायजादा अभी फाइनल कैंडिडेट पार्टी के नहीं है। और जो विकल्प कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें से जो एक बहुत स्ट्रांग विकल्प माना जा रहा है वो मुकेश अग्निहोत्री हैं। हालांकि मुकेश चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये कंप्लीटली उन पर डिपेंड करता है। अब उनकी तरफ कहीं ना कहीं पार्टी आस लगाए बैठी है, उनको ताक रही है पार्टी, अगर मुकेश अग्निहोत्री चुनाव लड़ने के लिए हाँ करते हैं या नहीं करते हैं ये समय ही बताएगा, और उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या होने वाला है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। इसके अलावा एक बड़ी दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में हुई है। ये पालमपुर में जो घटना हुई, पालमपुर में जो वारदात हुई, जो हैवानियत की हदें पार करने वाली एक वारदात पालमपुर में हुई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की एंट्री जो है इस चुनाव में हो गई है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब किया जा रहा है। वो जो वारदात हुई वो बेहद दुखद थी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, पालमपुर में जो भी हुआ वो बहुत दुखद था, और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसे हिमाचल प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं झकझोर दिया है। और यहाँ पर अब इसको चुनावी मुद्दा कैसे बनाया जा रहा है, पहले तो मैं वो स्पष्ट करना चाहूँगी। देखिए ये जो पूरा क्रम हुआ उसके बाद कई तरह के बयान जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री खुद उस पीड़िता के परिवारजनों से मिलने गए थे और कई अनाउंसमेंट्स भी वहाँ पर उन्होंने की है पीड़िता के जो परिवारजन हैं उनके लिए कि जो भी इलाज का खर्चा होगा वो मुख्यमंत्री उठाएंगे, सरकार उठाएगी। ये बयान उन्होंने आज वहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुटलहर में भुट्टो को कुट्टो वाला जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से अराजकता फैल रही है और युवा जो है प्रदेश के वो वायलेंट हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं, मुख्यमंत्री गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और मतलब एक तरह से ये कहने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता
जनता पार्टी द्वारा की गई कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री का बयान रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए तो ये बहुत बड़ा हिपोक्रेट एक बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल कर आया है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मणिपुर में फिर जो हो रहा है वो सब कुछ तो पीएम के बयानों की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है ये बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट में इसको कहूँगी, क्योंकि ऐसा किसी के बयान की वजह से वो जो भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मुख्यमंत्री की बयान की वजह से वो हुआ, दिस इज़ कम्प्लीटली कहीं से भी सेंसिकल जो है ये बात है नहीं। अब यहाँ पर गलत क्या था, देखिए लॉ एंड ऑर्डर इज एन इशू इन हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा हुआ भी है। शिमला में भी हमने देखा जो भी हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर वो चीज़ें हुई। एक जो मर्डर केस अभी कुछ दिनों पहले सामने निकल कर आया था, जहाँ पर तेजधार हथियार से वार किया गया था एक व्यक्ति पर, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना थी हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा ये जो पालमपुर में वारदात हुई है ये भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कहीं ना कहीं माना जा सकता है, इसलिए क्योंकि पुलिस स्टेशन जो है वो बेहद नज़दीकी पर स्थित है, और अगर वहाँ पर लड़ाई हो रही थी इस तरह से तो पुलिस जो है वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची, या पहले आते ही सीधा उसने वार नहीं कर दिया, और भी काफ़ी समय तक वो लड़ झगड़ वहाँ पर रहे थे और पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं फेलियर तो लॉ एंड ऑर्डर का देखिए है ही। या इस तरह के जो लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पब्लिकली ये मारकाट हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर इज ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल इन हिमाचल प्रदेश अभी की परिस्थिति में। लेकिन ये कह देना इस मुद्दे पर, इसका पूरा राजनीतिकरण कर देना कि जो हुआ वो मुख्यमंत्री की बयान की वजह से हुआ, वो बहुत जो है कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मुद्दे की। जो हुआ वो गलत था और आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से इसका राजनीतिकरण करना भी बिल्कुल सही नहीं है, वो भी मैं कहना चाहूँगी। और ये एक और जो होड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर लगी हुई है वो इस तरह से है कि मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं कि जो भी खर्चा आएगा पीड़िता के लिए वो सरकार उसका वहन करेगी, और दूसरी तरफ कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा है कि उस बच्ची के इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसको वो पे करेंगे। देखिए दर्शकों, चुनाव का मौसम है और इस वक्त कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में होड़ जो है वो लगी हुई है कि किस तरह से अच्छा बनने का एक कोशिश जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही है कि हम भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, और होड़ जो है लगी हुई है। कंगना रनौत भी कह रही हैं कि वो इलाज का पूरा खर्च उठाएंगी, और यहाँ से सरकार भी कह रही है कि वो इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। हालांकि कौन उठाएगा कौन नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन चुनावी दौर है और हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो पूरी यहाँ पर की जा रही है। अब समझना आपको है कि कौन जनता के बीच है, कौन लगातार काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और किस नेता को कौन नेता जो है वो जनता का काम करेंगे कौन नहीं करेंगे, ये जनता को तय करना है और जनता को वोट करना है, तो सोच समझ के वोट कीजिएगा। आज के इस लाइव में बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। बहरहाल फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।